खवातीन और बच्चियां ईद पर चूड़ियां नहीं पहनेंगी तो मीठी ईद भी फीकी लगेगी। पंजाब असम्बली में महंगी चूड़ियों के खिलाफ करारदाद आ गई। हुकूमत से चूड़ियां सस्ती करने का मुतालबा। बजट आने वाला है। एमक्यूएम के बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी भी हुकूमत से नाराज है। दोनों इत्तेहादियों ने साथ ना दिया तो हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी बड़ा चैलेंज बन सकता है। चूड़ियों की कीमत में इजाफा मंजूर नहीं। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। पंजाब असम्बली की खातून रुकन करारदाद ही ले आई हैं। करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली उनैजा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई है करारदाद। इसमें कहा गया है कि महंगाई के सताए आवाम पहले ही बहुत परेशान हैं। अब चूड़ियों के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। ईद के मौके पर लड़कियों के लिए नई चूड़ियाँ खरीदना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होता। चूड़ियों का शुमार खवातीन के सिंगार में सबसे सस्ते आइटम में होता है, मगर मौजूदा महंगाई की लहर ने बच्चियों और औरतों से यह हक भी छीन लिया। करारदाद में भी कहा गया है कि हुकूमत जहां कई माह पर नाकाम हुई है, वहां चूड़ियों की कीमतें कंट्रोल करने में भी नाकाम रही। ये हमने पहले भी बात कर ली कि दिस इज टू मच। मतलब किसी चीज़ में तो आपको कुछ सब्सिडाइज करना चाहिए। चीज़ें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि हमारी बेसिक चीज़ें हैं। एनीवेज पे बात करते हैं चूड़ियों की कीमतें। Why would you even raise the कीमत in the first place? ये गवर्नमेंट ने तो नहीं रेज की है। जाहिर है those who are selling it, they are selling it at higher price. Okay, then the because government cost of production बढ़ गई है ना उनकी। हाँ, मतलब कंट्रोल तो कर सकते हैं अब्दुल्ला, कम ऑन। हर चीज़ पे सब्सिडाइज वगैरह पहले भी किया हुआ है ना। तो अब ये चीज़ है और आपको पता है कि ये इसी टाइम पे ज़्यादा इसकी होती है सेल, तो उस वक्त आप फिर कंट्रोल करें। अच्छा, और आम दिनों में नहीं हो रहा। मेहमान वेट कर रही हैं हमारा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली उस्मा बुखारी हमारे साथ हैं। उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया हमारा। आपकी पार्टी की मेंबर पंजाब असम्बली उनैजा फातिमा की पेश की गई करारदाद में बताया गया है कि चूड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम डिस्कशन भी ये कर रहे हैं, ये कीमतें कितनी बड़ी हैं और वजह क्या है, बिकॉज वी आर स्पेक्यूलेटिंग कि हुआ क्या। बहुत शुक्रिया जी। मैंने भी जब ये रेजोल्यूशन जमा हुई है और उसके बाद मीडिया पर रिपोर्ट्स चली, मैंने तब देखा है और मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि कोई मेरा ख्याल है 40-50 रुपए के करीब एक दर्जन उसमें कोई इजाफा किया है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग चूड़ियाँ पहनने की शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इसकी कीमत के बारे में और उसके बारे में उस तरह से मालूम नहीं। अच्छा, उसमें ये बता दीजिएगा कि चूड़ियाँ तो ईद का लाजमी जुज़्व होती हैं। ख़वातीन के ईद इनके बिना इनकम्प्लीट सी होती है। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली कुछ कर सकती है? ये करारदाद जो जमा कराई गई है इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा और मैं समझती हूँ, मैं ज़ाती तौर पर इस करारदाद के हक़ में नहीं हूँ। ये कोई औरतों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर इस वक्त आम खातून खाना जो है, चूड़ियों से ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बच्चे जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो उनको अच्छे से मिल जाएँ। खातून जो है वो चूड़ियों से ज़्यादा ये पसंद करेगी कि उसके बच्चों को कपड़े मिल जाएं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये इसके ऊपर पंजाब असम्बली क्या कर सकती है जी। ये बहुत सारी चीज़ें फ्रैंकली मैं कहूँ वो मीडिया अटेंशन के लिए होती हैं और मीडिया अटेंशन मिल रही है। आपने देखें आज इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर ये सेगमेंट रख लिया है कि चूड़ियों की कीमत के ऊपर जो है वो बात की जाए। मेरा ख्याल है इस मुल्क के मसाइल और बहुत सारे हैं, हमें उस पर ज़्यादा बात करने की। अच्छा उस्मा, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं ख़वातीन की, अगर हम बात करें डेफिनेटली उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन नेचुरली अभी ईद नज़दीक है तो हमने कहा छोटा सा ये मसला भी चल रहा है, इस पर भी बात कर लें। व्हाट यू पॉइंटेड आउट, एब्सोल्युटली दे स्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और उन सारे मसलों पे हम बात करते रहते हैं। हाँ, हर रोज़ बात करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बात नहीं करते। आपको शायद लगा हो कि हम चूड़ियाँ हमने मसला बना लिया। ये इस वक्त जो ख़रीदारी करते हैं और महंगाई इतनी हो चुकी है, चूड़ियों पे भी वजन आ गया है सारा, तो इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया एंड वी वांट टू नो कि हो क्या रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन मेंबरान जो हैं, जस्ट आस्किंग यू, वो मेहंदी चूड़ी के बिना ईद बना लेंगी? ऑब्वियसली दे मस्ट बी एबल टू अफोर्ड ऑल काइंड्स ऑफ चूड़ियाँ। देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन रहनुमा हैं वो बिल्कुल मेहंदी चूड़ियाँ ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं, जैसे मैंने कहा इस मुल्क के अंदर जो पार्टी की मेंबरान ख़वातीन हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो मेजॉरिटी ख़वातीन हैं पार्टी की, उनकी ये राय है कि
हमें पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर कंसर्न है। जो पार्टी की मेंबरान ख़वातीन हैं उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में किस तरह से रिलीफ लाया जा सकता है उसके ऊपर बात की जाए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का हमसे। उज़मा बुखारी हमसे बात कर रही थी। एक्चुअली शी हैड नो ओपिनियन ऑन इट, शी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। अभी आपको बताना चाहता हूं मैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद एक और इत्तेहादी अख्तर मेंगल भी हुकूमत से नाराज हैं, बजट के हक में वोट नहीं डालेंगे। हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराना मुश्किल टास्क हो सकता है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हुकूमत वादे पूरे करेगी तो बजट मंजूरी के लिए वोट देंगे। अख्तर मेंगल का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे 6 मुतालबात पर 10 माह में अमल नहीं कर सके। हमने जो निकात दिए थे, 6 निकात दिए थे, उन पर कमेटी तक नहीं बन सकी। हम मुफ्त में हुकूमत का साथ दें और वो हमें झंडी दिखाते रहें, अब ऐसा नहीं चलेगा। अख्तर मेंगल इससे पहले भी हुकूमत से राहें जुदा करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। तो लगता है ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं है। जहाँ तक हमारे 6 नुकात का ताल्लुक है उसमें से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है 1% भी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। 6 नुकात हमने पेश किए थे जनाब स्पीकर, आज दिन तक वो कमेटी नहीं बन पाई और ये कलम उस दिन आपके दस्तखत भी उस पर इसी कलम से जनाब स्पीकर साहब। वक्त की और हालात की दीमक से जो है ना ये कलम थोड़ा टूट चुका है लेकिन अभी तक उसको मैं अपने हाथ में रखा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल ने इस बार साफ साफ कहा है कि बजट से ज़्यादा ज़रूरी उनके 6 मुतालबे हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर को वोट दिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये उनका कहना था। अभी हमने ज्वाइन की है BNP मेंगल के सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी से, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि अख्तर मेंगल साहब से ये बयान मंसूब किया गया कि वो बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को वोट नहीं देंगे, इज़ इट करेक्ट? ऐसा क्यों है अगर है तो? देखिए जी, हमने गवर्नमेंट के साथ जो है एक MOU साइन किया था और उसमें हमने 6 पॉइंट पेश किए थे। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हमने एक जो है ना मुकम्मल वर्किंग पेपर उन्हें दिया था, वो भी एक MOU की शेप में हमने उनके साथ साइन किया था जिसमें सिग्नेटरी उनके तमाम जो है ना हाई कमान के लोग थे। तो हमने कहा था कि भाई इन पे अमल दरामद करें, ये बुनियादी बलूचिस्तान के मसाइल हैं। लेकिन 8-10 महीने गुजरने के बाद आज तक उनकी जो है ना कमेटी नहीं बनी, टीम नहीं बनी जो हमसे मुज़ाकरात करे, तो उसकी नोटिफिकेशन तक नहीं हुई। तो हम ये तवक्को रख ही नहीं सकते कि मौजूदा हुकूमत मज़ीद इस पर अमल दरामद करेगा और एक पे भी अमल दरामद नहीं किया। और फिर PSDP जो फेडरल PSDP में यहाँ तक कि हमें कंसीडर नहीं किया गया, यानी बलूचिस्तान को। तो इस वजह से जो है ना हमें कितने नफलों का सवाब मिलेगा कि फॉर नथिंग हम जो है ना गवर्नमेंट की हिमायत करें। पहले कर चुके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टरशिप के स्पीकर, अब मजीद जो है ना इस बारे में हमारे रिजर्वेशन। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं सेनेटर साहब के आप लोगों के जो भी मुतालबात थे वो आपके मुताबिक नहीं माने गए, तो क्या हुकूमत की जानिब से इन पर किसी किस्म की भी पेशरफ्त नहीं, क्या नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल कुछ नहीं, फ़िलहाल तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहे। हमारे जितने भी मुतालबात थे वो बलूचिस्तान के लेवल के थे। रेल बलूचिस्तान की बुनियादी जितनी भी जो है ना कमज़ोर, मतलब आप ये समझे कि महरूमियाँ थी गुज़िश्ता 70 सालों से, उसे हम पेश कर चुके थे उनके सामने। इसमें ज़ाती ने सरदार अख्तर मेंगल की थी या मेरे एज सेक्रेटरी जनरल पार्टी का मेरे थे। तो उन पर जब अमल दरामद नहीं होगा, पेशरफ नहीं होगी, उन्हें जो है ना वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, उनमें जो है ना आप वैसे ही जो है ना आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर मैं एक बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए तो इससे बेहतर ये है कि मैं आराम से खामोशी से आज़ाद बेंचों पे बैठा हूँ। इसी तरह उन्हीं बेंचों पे बैठ के जो आप बेहतर काम करेंगे उनकी हिमायत करूँ, जो आप ख़राब काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब बजट के लिए हुकूमत के इत्तेहादी ही वोट नहीं देंगे तो बजट पास होना तो ज़ाहिर है मुश्किल है। ये हुकूमत ही नहीं मुल्क के लिए भी मसला बन सकता है। सर, उस पर नज़रसानी की जा सकती है या फैसला बस हो चुका है? लेकिन नज़रसानी की बात बड़ी सिंपल सी बात है। नज़रसानी क्या है, इस वक्त जो है ये नहीं कि हम नाते तोड़ चुके हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आपने 1.6 पॉइंट में जो है ना 9 महीने में आप जो है ना कंसिडरेशन में भी अपनी नींद ला चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बारे में जैसे कि ऑब्लिवियस है, बिल्कुल जैसे कि उसे मालूम नहीं। जब भी हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं। जब एक प्राइम मिनिस्टर को जो है ना अपनी इत्यादियों की आलत इज़ार का पता नहीं हो, 6 पॉइंट्स का पता नहीं हो, फिर साइन करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर अगर बजट पास नहीं होता उनका हमारी वजह से, हमारे वोट न देने की वजह से, तो उसमें हमें परेशानी है नहीं। इस वजह से कि जो बजट
खैर की बजट नहीं होगी, अहले बलूचिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होगी, उनकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होगी, या उन्हें उनकी छोटी मोटी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात उसमें जो है ना अगर कवर अप नहीं हो सकेंगे, तो इससे बेहतर है कि वो बजट जो है ना पास ही ना हो, बेहतर है। वैसे भी ये बजट जो है ना सेनेट में इसकी मुखालफत की, और नेशनल असम्बली में भी मुझे शक है कि शायद बड़ी मुश्किल से पास हो। सेनेटर साहब, फाइनल क्वेश्चन, बजट का मरहला निकलने के बाद क्या BNP मेंगल हुकूमत का हिस्सा रहेगी? कुछ तय कर लिया है आप लोगों ने कि इवेंचुअली क्या करना है? देखिए जी, हम एक सियासी जमात है, हमारी जो भी डिसीजंस होती हैं पार्टी की मरकज़ी कमेटी के थ्रू होती है, और मेरे ख्याल में ईद के बाद हम भी अपनी मरकज़ी कमेटी का इजलास बुला के इसे वहाँ पे ज़ेर बहस लेके आएंगे। हम पे पहले से प्रेशर था, पिछले जो है हमारी जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सेंट्रल कमेटी में ये प्रेशर हम पे डाला गया था कि आप फौरी तौर पर एक कंक्लूजन पे आ जाए। जब आपको जो है ना खैर की तवक्को नहीं किसी हुकूमत से, तो इससे बेहतर है ये है कि या तो आप अपोजिशन में बैठें या आज़ाद बेंचों में बैठें। पिछली हुक्मरानों ने भी हमारे साथ कोई ख़ास जो रवैया बरकरार नहीं रखा, हमने उनकी बात जगहों पे की। मैंने खुद, आपको तो पता होगा, शायद आपकी नॉलेज में होगा कि बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेरे सेनेट के एक वोट से पास हुए, आखिरी एक ही वोट था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें जो है ना कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इस वजह से बाद की बात जो मैं आज क्लियर करवा दूं, अगर इस तरह की जो है ना नौबत आ जाती है कि हम अलग हो जाते हैं, एक बार अगर हम अलग हुए तो उसके बाद फिर ज़रूरत क्या होगी कि हम हुकूमत का हिस्सा बने या उन्हें बाकायदगी से वोट देते रहें। हमने तो फ़ायदे नहीं लिए, ज़ाती फ़ायदे अगर लेते इस वक्त तो हम वज़ीर होते, मुख्तलिफ महकमे हमारे अंदर में भी होते, लेकिन हमने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल, महकूमियत को और महरूमियत को जो ना आपने तो सहारा देना है, कमज़ोर करना है, जिसकी क्लेम आपने अपने कंटेनर के एहतजाज में भी किया और दीगर सियासी जमातों ने भी किया। इसलिए तवक्को हमारी वही थी। बाद की बात यही है कि शायद हम आज़ाद बेंचों पर बैठे तक असम्बली से हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। BNP मेंगल के सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ उन्होंने दे दिया। होपफुली हुकूमत अपने इत्तेहादियों के बारे में कुछ सोचे, और वो कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं 6 निकात हैं हमारे, वो माने। अच्छा जी, एक और खबर विच वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरी जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट बाय द वे, लड़कियों के मसाइल में उनकी मदद के लिए गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स आ गए हैं, और गैर सरकारी तंजीम आगाही ने एक अहम जो है ये काम का बीड़ा उठाया है। आगाही ने महकमा तालीम पंजाब और बैनुल-अक़वामी तंजीम वाटर एड की मदद से सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए मखसूस वॉशरूम बनाया है, और इस वॉशरूम को गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट कहा जाता है। गुलाबी रंग से सजाए गए यानी पिंक रंग से सजाए गए इस वॉशरूम में मौजूद सहूलियात भी लड़कियों की ज़रूरत के ऐन मुताबिक हैं। वॉशरूम की तामीर में माजूर लड़कियों की ज़रूरियात का भी अहम ख्याल रखा गया, और उनके लिए कमोड्स और इसके साथ पकड़ने के लिए जो सहारा होता है वो एक रॉड सा होता है, वो भी बनाया गया है। सूबाई महकमा तालीम ने भी इन गर्ल फ्रेंडली वॉशरूम्स को अपनी वॉश इन स्कूल मुहिम का हिस्सा बनाया है। These are the washrooms जो कि स्कूल्स में बनाए जा रहे हैं, या ये मोबाइल वॉशरूम? अभी तो फिलहाल तो एक में बनाया है, बट द आइडिया इज़ कि इसको और भी चीज़ों में बनाया जाए। उम्मीद ऑब्वियसली जारी है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी तर्ज पर तमाम सरकारी स्कूलों में ऐसे ही टॉयलेट्स बनाए जाएँ जो कि टोटली लड़कियों की यूजेज के लिए हों, और उनको जो अपनी नॉर्मल डेली ज़िंदगी में चीज़ों की ज़रूरियात होती हैं, एवरी मंथ दे नीड सम स्टफ दैट शुड बी प्रोवाइडेड देयर एज वेल। तो लिहाजा पिंक रंग का है, आप दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लड़कियों का वॉशरूम है। आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग स्टेप। आपको पता है बहुत सी बच्चियां, बहुत सी लड़कियां आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर क्रॉसिंग प्यूबर्टी, वो स्कूल जाना इसलिए भी छोड़ देती हैं, उनके लिए वो सहूलियात नहीं होती जो कि नॉर्मल आई गेस परहैप्स बाकी अगर दुनिया में देखें जो स्कूलों में दस्तयाब होती हैं वो यहाँ नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। लड़कियाँ इंकरेज भी होंगी। अवेयरनेस नहीं है, और हाइजीन और ज़ाहिर है सफाई और हाइजीन तो निस्फ़ ईमान है हमारा, और लड़कियों की और ज़रूरियात भी होती हैं। खैर एनीवे, इसी पे हमने ज़रा मज़ीद बात भी करनी है। हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली आयशा इकबाल हमारे साथ हैं। आयशा, आप आगाही के साथ मिलकर कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। पहले तो ये बताएं कि गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़ाहिरी बात है, मर्दों और औरतों की ज़रूरियात फ़र्क होती हैं। स्कूलों में हमारा मुल्क बहुत पीछे है, स्कूलों में बच्चियों के टॉयलेट्स जो हैं कई जगह तो हैं ही नहीं है। पंजाब के जनूबी पंजाब में आप देखें, मैं पायमा की मेंबर भी हूँ जिसके तहत हम 4700 स्कूल चला रहे हैं। अक्सरियत स्कूलों में एक एक बाथरूम है और बच्चे बाथरूम की फैसिलिटी बच्चों को मैसर ही नहीं। इवन भट्टा मज़दूर जो हैं उनका भी मैं ज़िक्र करूँगी कि वो भी उन औरतों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी है ही नहीं है।
तो अभी हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, अगर हम उनको देखें तो हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। इसलिए इनकी ज़रूरत, ये इससे तो कोई इनकार ही नहीं कि गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स जो हैं होने चाहिए, और ये वो टॉयलेट्स होते हैं जिसमें बच्चियों की सारी ज़रूरियात पूरी की जा सकें। इसके लिए हम लोग जो हैं एक तो आगाही से भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह पाइमा के स्कूल हैं उसमें डेफिड वालों जिससे हम फंडिंग करवा रहे हैं, ताकि जो सारे हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें भी टॉयलेट्स बन सकें। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और बस क्या करें कि हमारे मुल्कों का यही मसला है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का कि बड़ी देर से ऐसे बेसिक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अब भी लिया जा रहा है तो हम इसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। कंट्रीज वो कहा जाता होगा, अब तो मैं पाकिस्तान को टोटली डेवलपिंग कंट्री कहती हूँ। I think we moved on from being a third world country. खैर anyway, हमारे साथ hopefully और बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त में हम शामिल हो जाएंगे। आयशा साहब ये बताइएगा कि इस सिलसिले में आपको जहाँ भी दरकार हो वहाँ ज़रूरी ताउन मिल रहा है, कोई मुश्किल किसी किस्म की ऑपोजिशन का सामना आई होप नहीं करना पड़ रहा होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ खुले हुए हैं, और हम जैसे हमारे साथ तावन भी किया जा रहा है, दुनिया से तावन लोग हमारे साथ, हमारी हुकूमत भी तावन कर रही है, लोग भी तावन कर रहे हैं। ये खाली हम टॉयलेट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि हम स्कूलों में अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है पैल्स, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, और हम फ्री जो है पिछले महीने हमने बच्चियों को 500 फ्री किट्स दी हैं वॉशेबल, जिसमें ताकि बच्चियाँ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम पूरा करें। खाली हम बातों पे यकीन नहीं रखते, हम चाहते हैं कि हम 100% काम करें। तो पैल्स वाले भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आगाही वाले हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेरे साथ कोऑपरेट, इन तीनों की कोऑपरेशन से मैं ये प्रोजेक्ट लेके चल रही हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा आयशा साहिबा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने वादा किया था कि जल्द हर स्कूल में गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, तो फ़िलहाल तो निजी तंजीमों ने ये काम किया है, करके दिखाया है, तो क्या हुकूमत पंजाब इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी? जी, हुकूमत पंजाब डाल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर मुराद ने एग्रीमेंट कर लिया है डिफिट से, और वो 1% जो है वो स्कूल ऑनर्स इन्वेस्ट करेंगे और 2% जो है वो डिफिट इन्वेस्ट करेगी, और सारे जो पंजाब में सरकारी स्कूल हैं उसमें हम गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाएंगे। अच्छा, आयशा साहब अभी तो ज़ाहिर इब्तिदा की गई है, जो बड़ी अच्छी बात है, आगे क्या प्लान्स हैं? इस काम का दायरा कार कहाँ तक और कैसे कैसे फैलाना है? हम पूरे पंजाब तक तो लाजमी मेंबर हम फैलाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे हुकूमत के हालात हैं, आपको पता है कि हमारा मुल्क पे बहुत कर्ज़े हैं, तो हमारी कोशिश है हम NGOs को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम जो रफ़ाही अदारे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको, हर एक को कह रहे हैं कि अपना अपना हिस्सा डालें, ताकि सब मिल के, अगर कोई एक वॉशरूम भी बनवा के देता है तो हम कहते हैं कि हाँ आइए ज़रूर हमारे साथ, हम आप ये बनवा के दें हमें। तो हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं हम जल्द अज जल्द जो है अपने एड्स को पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रही थी तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली आयशा इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट इनिशिएटिव। एज आई वाज सेइंग पहले भी, जब लड़कियों को इस किस्म की तसल्ली हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए कि जिस इदारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए स्पेसिफिक यूजेज के लिए एक टॉयलेट होगा, जो कि एक बेसिक चीज़ है, बिल्कुल इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, जो कि नहीं होती। तो जब ये तसल्ली हो जाएगी है, we will expect an increase in girls going to school। ख़वातीन से मुताल्लिक जो इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है उनसे मुताल्लिक लड़कियाँ तो आगाह होती ही हैं, लेकिन उन्हें सहूलियात का फुकदान होता है। मेरा ख्याल है कि जो यंग अडल्ट लड़के होते हैं ना, उन्हें भी उसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कॉमन वॉशरूम्स हैं, लड़के बहुत गंद मचाते हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। सो ये जो टीनेजर बॉयज़ होते हैं, दे शुड ऑल्सो बी टोल्ड कि भाई ये ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं, हर माह उन्हें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और पर्टिकुलरली रमज़ान में ये लड़के जो स्टॉप आस्किंग गर्ल्स के व्हाई यू नॉट फास्टिंग, हाँ एब्सोल्युटली, प्लीज गेट ओवर इट, एवरीबॉडी शुड नो बाय नाउ। और
अगर नहीं पता आपको तो रीड अप ऑन इट, गूगल करें। मैं आपको बता दूं, कोइंसिडेंटली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो लिहाजा वो भी उसको भी फॉलो कर लें, बहुत ज़रूरत है। एक आपने टॉयलेट्स की बात की है, जल्दी से ये भी बता दूं, लड़कों के लिए भी अलग टॉयलेट्स की ज़रूरत है, लिहाजा अगर टॉयलेट्स बना ही रहे हैं तो लड़कों के लिए भी अलग बनाएं, सो दे डोंट फील लेफ्ट आउट। लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों के अलग होना बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी का कमरी कैलेंडर आ गया, रुएत हलाल कमेटी अमरी कैलेंडर आ गया है और रुएत हलाल कमेटी भी चांद देखेगी और मुफ्ती पोपलज़ई ऑब्वियसली वो तो हैं ही, तो इस बार ईद का चांद 3 दिनों में तकसीम ना हो जाए, ये बड़ा हमें डर लग रहा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5 साल का कमरी कैलेंडर वफाकी काबीना के सामने आया या नहीं, इस पर मावन खसूसी बराए इतलात ने तो अपनी ब्रीफिंग में कुछ ना कहा, लेकिन फवाद चौधरी ने एक ट्विटर पर वज़ीर आज़म और काबीना के साथियों का हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है और फवाद चौधरी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की मंजूरी के बाद जो रुएत हलाल के नए दौर में दाखिल हो जाएगा मुल्क, और वफाकी वज़ीर कह चुके हैं कि उल्मा इस मामले को रहने दें। लोग अपनी ऐप पे जाएंगे, अपने मुकामी अल्टीट्यूड्स को देखेंगे, इक्वेटर के ऊपर अपनी पोजीशन देखेंगे और वो आराम से पता लगा सकते हैं कि उनकी टेरिटरी में ईद है या नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी। उलमा को फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनके लिए आगे और बड़े मसले मसाइल आएंगे जिनको उन्होंने हल करना है। वो ना समझें, उनका कुछ लोगों को ऐसे फिक्र हो जाती है कि पता नहीं हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि इल्म नया आ गया है तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, या हमारी कोई जो है वो लगी हुई है, कोई तनख्वाह लगी हुई है तो उसका क्या बनेगा। घबराएं ना। अभी आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन मरकजी रुएत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कह चुके हैं कि चांद को आंख से देखना ज़रूरी है, हर वजीर को मज़हब के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तीसरी जाने मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई की बात करें, जो हर साल एक दिन पहले ही रोज़े और ईद का ऐलान करते हैं। शहरियों को धड़का लगा है कि इस दफ़ा 2 के बजाय कहीं 3 ईदें ना हो जाएं। लेकिन मुझे फ़नी लगा जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अभी काम है मुफ्तियों का, अभी और भी बड़े मसले हैं, ये मसला हमने हल कर दिया है, लेकिन और बड़े मसले जिसमें यू विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा जी, जोनल रुएत हलाल कमेटी के रुकन मौलाना एहसानुल हक हकानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, रुएत हलाल कमेटी इस बार भी ईद का चांद देखने की जिम्मेदार है, लेकिन एक तरफ पोपलज़ई साहब का मसला था तो अब कमरी कैलेंडर भी आ गया है, तो ये किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि इस बार 3 नहीं सिर्फ 1 ईद होगी? ये मसला तो पाकिस्तान के बनने से भी तकरीबन पहले से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। हर दौर के हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि इस मसले को संजीदा रहे। हमारा मसला ये है कि जब रमज़ान करीब आ जाता है, ईद करीब आ जाती है, तो फिर सारे लोग और हुकूमती इदारे भी वो हरकत में आ जाती हैं। जब ईद चली जाती है, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, तो फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं। अगर इसको एक मुस्तकिल इशू और मुस्तकिल मौजू संजीदगी से लेकर हुकूमत के अहम इदारे इसको हल करने की कोशिश करें तो मेरे हाल में कोई ऐसा मसला भी मेरे हल ना हो। मौलाना साहब, फवाद चौधरी बिल्कुल मतलब कि वो संजीदगी की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा उन्होंने तो पूरा 5 साल का कैलेंडर निकाल दिया, मतलब ये तो एक लेवल ऑफ संजीदगी है। मौलाना साहब, फवाद चौधरी और कैलेंडर का किस्सा तो अब आ गया है, आप लोग मुफ्ती पोपलज़ई साहब को भी अपने पेज पर नहीं ला सके, ये तो हम कई सालों से देख रहे हैं। हर बार, इस मरतबा नहीं, हर बार जब ये कमरी कैलेंडर नहीं आया था तो 1 से ज़ायद ईदें होती ही थी ना, तो इसे कमेटी की नाकामी नहीं मानेंगे आप लोग? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक ऐसा वज़ीर जो एक ऐसे मसला जो शरई मसला है और बहुत अहम मसला है, रुयत हिलाल और कमरी महीने का मसला जो है, दीन के अक्सर अहकाम का ताल्लुक़ इन्हीं पे है। हज का मसला है, एहतिकाफ़ का मसला है, रमज़ान की रोज़ों का मसला है, क़ुरबानी का मसला है, ये सारे रोए से मुंसलिक हैं। तो
इसके लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का अहम इदारा मौजूद है, रुयत हिलाल कमेटी का अहम इदारा मौजूद है। अच्छा जी, मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि चांद अब कैलेंडर से देखा जाएगा या रुयत हिलाल कमेटी से, ये फैसला ईद के बाद हो जाना चाहिए, बिल्कुल तय बात जाना चाहिए। अगर फैसला आप लोगों के हक में ना आया, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मान लिया गया, तो आपको फैसले पर एतराज़ तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, इस्लामी मुल्क का एक नुमाइंदा मुल्क है, और जो तालीमात हमें हमारे कुरान ने, हमारे पैगंबर ने 1500 साल पहले दी हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी उसे रुगर्दानी ही करेगा। सही हाल इसमें हुजूर ने फ़ैसला फरमाया है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद को देखकर ही रोज़े रखना और ईद मनाना। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं तालीमात की रोशनी में मसला आएगा तो सब मानेंगे, और अगर इसे मुवाफिक तो मेरा ख्याल में कोई भी नहीं मानेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मौलाना एहसानुल्लाह खक्कानी हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। और अभी हमने आपको बताना है कि पाकिस्तानी नजात बरतानवी 5 साला मोहम्मद अहमद खान हैं। इन्होंने क्या किया है, पाए की न्यूमेरिकल वैल्यू को याद करके तेज़ तरीन पढ़ने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। हमें तो डेसिमल के बाद 2-3 फिगर्स तक याद होती थी, लेकिन पाए की आपको पता है ना, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वैल्यू। बट 3.14 से आगे कौन याद रखता है कि आगे क्या है? हाँ, ज़रूरत भी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन लंदन से मुर्तज़ा अली शाह ने ये अपैरेंटली रिकॉर्ड बनाया है, तो मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट। ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद अहमद खान ने 5 साल की उम्र में पाई चैलेंज के 104 नंबर सिर्फ 29 सेकंड में पढ़कर बरतानिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मोहम्मद अहमद खान हॉटन ग्रैंड प्राइमरी स्कूल ब्रैडफोर्ड में पहली क्लास के स्टूडेंट हैं और बरतानिया के कम उम्र तरीन पाई चैलेंज रीडर हैं। ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और सोलर सिस्टम, इस काइंड की चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो है बस मैथमेटिकल थिंग्स और कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा कीन है। अहमद के वालिद यासर खान कंप्यूटर नेटवर्किंग और वालदा हिना गुल बिजनेस मैनेजमेंट का काम करती हैं और उनका कहना है कि अहमद ने 1 महीने में पाई चैलेंज पर अबूर हासिल किया। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैथ्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके जो फादर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है इसमें, इनपुट उनकी सारी एफ़र्ट है। मैं लाहौर से हूँ ओरिजिनली और मेरे हस्बैंड कराची से हैं। अहमद की वालदा ने कहा कि उनके बेटे की मज़ीद ट्रेनिंग जारी रहेगी। मोहम्मद अहमद खान को पाई चैलेंज जीतने के बाद मुकामी इंग्लिश मीडिया में ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है, क्योंकि इससे पहले इस लेवल का चैलेंज पास करने वाले स्टूडेंट की उम्र 10 साल थी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। कितना जीनियस बच्चा है, क्योंकि इसने पाई चैलेंज रीडर, ये जो था चैलेंज सारा वो उसने पूरा किया। पूरी कहानी मुर्तज़ा अली ने हमें सुना दी। मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि इसने किया क्या है। क्यों? उसने he memorized all the numbers. He memorized the whole value of the pi and then उसने सबसे कम टाइम में वो बताई है, as in only 29 seconds I guess. And he's 5 years old. And he's really good And he's a at math it. genius, जैसे उनकी मदर कह भी रही थी। अच्छा, मुझे So, ये नहीं और पता बहुत था ना कि cute भी ऐसा है, कोई माशाल्लाह। चैलेंज होता है। Hopefully I didn't know कि ये कोई आगे competition भी इसी तरह इस बच्चे को कामयाबियां मिलती रहें। गुड वर्क मोहम्मद अहमद खान। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ सियासी मामलात बताने हैं। अपोजिशन नाराज़ है, सिविल सोसाइटी खुश नहीं, हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब साबिक अफसरान भी बोल पड़े हैं। सिंध के नए पुलिस ऑर्डर पर सिंध हुकूमत के सिवा कोई राज़ी नहीं। साबिक IGs की तंजीम का कहना है कि पुलिस ऑर्डर 2002 में तरामीम, आर्टिकल 143 और अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। तंजीम की एक करारदाद में कहा गया है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था पुलिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करती। इन तरामीम पर सिविल सोसाइटी के साथ साथ सूबाई अपोजिशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम को बताना चाहते हैं कि ये पुलिस एक्ट आपकी उमंगों के मुताबिक नहीं है। इन्हीं ने फिर पुलिस को सरनुगुर रखा है, IG के ट्रांसफ़र की राइट अपने पास रखी है। सारे राइट्स इन्हीं ने हुकूमत ने थ्रू दी से पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन के ज़रिए, जिसमें उन्हीं ने सिर्फ सरकारी लोग भरने, उस पे पास सारे इख्तियारात हैं। तो आपको बताएं कि इस कानून की मंजूरी से पहले IG सिंध कलीम इमाम ने भी ख़त के ज़रिए बिल में संगीन गलतियों
की निशानदेही की और उन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि इसे असम्बली में पेश ना किया जाए क्योंकि ज़िला सतह पे सेफ्टी कमीशन में अरकान असम्बली की मौजूदगी इदारे को सियासी बना देगी। IG के पास अख्तियारात ना होने से महकमा पुलिस की कारकर्दगी मुतासर होगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने किसी की ना सुनी और बिल मंजूर ऑब्वियसली कराकर ही दम लिया। साबिक IG सिंध अफजल शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त दिया। अफजल साहब, साबिक IGs को एसोसिएशन को सिंध हुकूमत की जानिब से नए पुलिस ऑर्डर पर एतराज़ात हैं। बुनियादी तौर पर एक्चुअली कानून में मसला है क्या, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो? नया कानून आया है, उसमें जो अदालत के अहकामात थे जिसमें उन्होंने पैरामीटर सेट किए थे कि पुलिस में IG की क्या इख्तियारात होने चाहिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होना चाहिए, पुलिस की ऑटोनॉमी की बात थी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जो पुलिस पुराना लॉ था, पुलिस ऑर्डर, उसमें एक की फैक्टर ये था कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ किया जाए। इसमें सूरत हाल ये है कि ये पोलिटिसाइज़ करने के लिए रास्ता हमवार करता है। हमें सबसे बड़ा एतराज़ तो उसके ऊपर ये है। दूसरा हमारा एतराज़ ये था कि ये कानून और दस्तूर और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको ये वायलेट करता है, लिहाजा इसकी ज़रूरत है। राइट शिगरी साहब, साबिक IGs की राय की बड़ी अहमियत है, लेकिन इस कानून पर तो हाजिर सर्विस IGs भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तो जिस शख्स ने ये सिस्टम नाफिज करना है, अगर वही इसके साथ ना हो तो क्या इस निज़ाम का चलना मुमकिन होगा या नहीं? जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ये है कि ये निज़ाम चल ही नहीं रहा है। हमें मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं और सामने आपको नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उसके बड़े मनफी असरात हैं। और फिर जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे भी मसाइल बन जाते हैं। और ये सूरत हाल जो है सिर्फ सिंध की नहीं है, पाकिस्तान की दूसरे इलाक़ों की भी है, दूसरे सूबों के अंदर भी यही सूरत हाल है। और हम इसको बजा तौर पे ये समझते हैं, जिसमें रिटायर्ड अफसरान भी हैं और जो हाजिर सर्विस भी हैं, वो ये बजा तौर पे ये समझते हैं कि ये कानून जो है इस किस्म का होना चाहिए कि पुलिस के काम में किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। अगर मुदाखलत होगी तो मुश्किलात होंगी, और जब मुश्किलात होंगी तो सिस्टम नहीं चल सकेगा। और आपके सामने है कि पाकिस्तान का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें बहुत ज़्यादा अब ख़राबी आ गई है। उसकी एक बड़ी वजह पुलिस जो है उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं, उससे मुश्किलात दरपेश हैं। ये बताइएगा सर कि सब एतराज़ात एक तरफ रख कर देखा भी जाए तो बहरहाल सिंध असम्बली का ही इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस किस्म का कानून ले आए। जिन्हें कानून पसंद नहीं वो ख़त लिखने या बयानात जारी करने के बजाय अदालतों की जानिब जाएँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इट वुड मेक मोर सेंस। कानूनी नुक्ता है, इंटरप्रिटेशन ये है कि जो पुलिस लॉ है वो उसका कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट जो है वो भी बना सकती है सेंट्रल, और आपका प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी क़वानीन बना सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर और जो कानून जो वफाकी हुकूमत बनाएगी वो कानून जो है वो उसके ऊपर हावी होगा, उसकी प्राइमेसी होगी। अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा विद द प्रोविंशियल लॉ तो उसके अंदर जो कानून जो है पार्लियामेंट ने बनाया है वही पार्लियामेंट का कानून जो है वो लागू होगा। और अब जो कार्रवाई की गई है और जो कानून में तब्दीलियां लाई गई है 2002 में, ये उन सारी चीज़ों को वायलेट कर रहा है और पुलिस को पॉलिटिसाइज़ कर रहा है और उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हम बुनियादी तौर पे इसको कानून के ख़िलाफ़ समझते हैं और इसके लिए हमारी एक पिटीशन भी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है, जिसमें इस बात को वाज़ेह किया गया है कि दोनों हुकूमतें जो हैं फेडरल गवर्नमेंट दोनों असम्बलियाँ जो है उनको हक़ हासिल है कि उस पर कानून बना सकते हैं। सर फाइनली सिंध पुलिस ऑर्डर में क्या तरमीम कर ली जाए तो वो सबके लिए काबिल कबूल हो सकता है? आपकी क्या तजवीज़ देंगे आप इसके लिए? ये तो बड़ी एक कानून की बात है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन स्पेसिफिक इस इशू के ऊपर है, वो भी है और इससे पहले आ गई है। इस पर मेरा ख्याल है मैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये
रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कानून की पेचीदगियों को देखकर और इसकी कानूनी हैसियत को देख के 2002 का कानून जो है उसको लागू करें, और उसमें अगर कोई मुश्किलात हैं तो उसमें जो तब्दीली करनी है तो उसको बुनियादी ढांचा तब्दील किए बगैर उस पर जो बुनियादी असूल हैं उनको कायम रखते हुए उसके अंदर को तब्दीली करें तो वो कानूनी तौर पर कर सकते, ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। साबिक IG सिंध अफजल शिगरी हमसे बात कर रहे थे। I'll see you tomorrow. खुदा हाफिज़।